हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेज गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेज पे अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ब्रीफली अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर वो है? तो सबसे पहले था हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला चैप्टर हमारा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड चैप्टर था क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तीसरा था एनिडेशन एंड एलिलोपैथी। चौथा था इकोलॉजी। चौथा चैप्टर था इकोलॉजी और पांचवा था ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये पांचों चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे छठवें चैप्टर का, जो कि है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है ये समझेंगे कि सॉइल इरोजन कैसे होता है, और जैसे एयर इरोजन होता है और वाटर इरोजन जो होता है, इसके फिर रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इरोजन, ये हम एक एक करके सभी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल इरोजन का। तो समझते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। तो जब सॉइल का पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है या बोलते हैं कि हस्तांतरित हो जाता है, या तो वो हवा के थ्रू हो या वाटर के थ्रू हो या बारिश के थ्रू हो, तो इसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक जगह से वो डिटैच होगा, सॉइल पार्टिकल डिटैच होगा, ठीक, मतलब वो वहाँ से टूटेगा या उठेगा वहाँ से, और वहाँ से वो या तो हवा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से या बारिश के माध्यम से वहाँ से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से मतलब दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेट कर जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो सॉइल है वहाँ से, तो जिस स्थान से गया वहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाती है और पता ना वो कौन से जगह पे जा रहा है। तो इसलिए सॉइल इरोजन नुकसान होता है हमारे लिए, या तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल व्यू से भी सॉइल इरोजन नुकसान होता है। तो जब हम समझते हैं सबसे पहले कि मतलब सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन ये होता है कि द डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर इन मोशन, बीटिंग एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप। यही कहना चाह रहा है कि मतलब कि कहीं से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, जिसमें कि अब क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके जाने के, तो हवा हो सकता है, वाटर हो सकता है और बारिश हो सकता है। तो ये सब कारणों से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे सॉइल पार्टिकल चले जाते हैं तो इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में। तो जब इंडिया में बात करते हैं कि जब परमिशियल वैल्यू ऑफ इरोजन इन इंडिया 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर है, जैसे कि यहाँ पे अपने अनुमानित है कि अगर 12 हेक्टेयर पर मतलब 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर में सॉइल का इरोजन होता है, लेकिन जो अपने यहाँ परसेंटेज है जो हो रहा है एक्चुअली में, वो 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हो रहा है। मतलब कि जो अनुमानित है कि 12 होना चाहिए या इतना चलेगा तो काम हो जाएगा या काम चल जाएगा, या 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर अगर सॉइल इरोजन होता है तो काम चलाऊ है, यानी मतलब कि काम चल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मात्रा नहीं है। लेकिन जो इंडिया में परसेंटेज ऑफ सॉइल इरोजन है वो 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा ही सॉइल इरोजन हो रहा है। अब आगे बात करते हैं कि इन इंडिया एन एरिया ऑफ ओवर 80 मिलियन हेक्टेयर, ठीक, अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया एस्टिमेटेड टू एक्सपोज टू बी विंड एंड वाटर इरोजन। जैसे कि हम बात करते हैं कि इंडिया में जितना भी एरिया, टोटल एरिया है, जिसमें लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर वो ऑलरेडी सॉइल और मतलब क्या बोलते हैं, हवा और पानी के इरोजन से
जो सॉइल का इरोजन है वहाँ पे वाटर एंड विंड के इरोजन से प्रभावित है। मतलब 1/4 रीजन एरिया बोल सकते हैं, 1/4 जो टोटल इंडिया का एरिया है, ठीक, उसमें 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा जो कि लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर होता है, वो ग्रसित है ऑलरेडी सॉइल इरोजन से। मतलब इतने एरिया में सॉइल इरोजन काफ़ी मात्रा में होता है। अब हम जानेंगे एक एक करके कि टाइप ऑफ इरोजन्स क्या होता है, टाइप ऑफ इरोजन। तो इसमें पहले हम बात करेंगे, 2 टाइप के होते हैं। पहला है नेचुरल एंड जियोलॉजिकल एंड नॉर्मल, या इसको ऑब्लिक नॉर्मल इरोजन भी बोलते हैं, या जियोलॉजिकल बोल सकते हैं, या प्राकृतिक रूप से होता है। और सेकेंड है एसिलरेटेड या एंथ्रोपोजेनिक या एबनॉर्मल इरोजन बोलते हैं इसको। अब इसको एक एक करके हम समझेंगे। जब हम बात करते हैं नेचुरल और जियोलॉजिकल या नॉर्मल इरोजन का, तो ये तो नेचुरल रूप से होगा, जैसे कि द रेट ऑफ सॉइल लॉस डज नॉट एक्सीड द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और इक्विलिब्रियम विद द सॉइल फार्मिंग। कि मतलब सॉइल का लॉस उतना हो रहा है, ठीक, मतलब उतना ही हो रहा है जिससे अधिक सॉइल फार्मेशन का रेट है, ठीक है। मतलब कि जिस दर से या जिस गति से सॉइल का फार्मेशन हो रहा है उससे कम गति से अगर सॉइल का इरोजन हो रहा है तो ये इरोजन नॉर्मल इरोजन कहलाता है या नेचुरल इरोजन कहलाता है। क्योंकि ये स्लो रेट से होता है तो ये हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि जब सॉइल फार्मेशन भी हो रहा है उसके साथ सॉइल लॉस भी हो रहा है, तो जो सॉइल लॉस का या सॉइल इरोजन का गति है वो बहुत स्लो है कंपेरिजन टू मतलब सॉइल फार्मेशन, तो ये हार्मफुल नहीं होता है, या हार्मफुल इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड जो है एसिलरेटेड या एंथ्रोपोजेनिक या एबनॉर्मल इरोजन जिसको बोलते हैं। ये है आर्टिफिशियल इरोजन इसको भी कह सकते हैं, या इसमें एसिलरेटेड है ये क्योंकि ये मतलब गतिमान है, इसमें बहुत तेजी से होता है और इसमें इन्वॉल्वेशन है, इंसान का है, मशीनरी का है, मतलब कि जो इंसानों के थ्रू हो रहा है इरोजन, इंसान के इन्वॉल्वेशन से। जैसे कि देखिए इट इज मैन मेड इरोजन मेनली रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड डिफॉरेस्टेशन। ये एसिलरेटेड या एंथ्रोपोजेनिक इरोजन में जब हम बात करते हैं तो इसमें बोलते हैं कि इट इज मैन मेड, मतलब ये इंसानों द्वारा रचना मतलब रचित इरोजन है, जिसमें कि क्यों होता है या किस चीज़ का ये परिणाम है। तो फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इसमें, या पहले क्लास में बता चुका हूँ झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में। तो जैसे कि कुछ पहाड़ी इलाकों में या नॉर्थ ईस्ट में अपने यहाँ झूमिंग कल्टीवेटर किया जाता है। जैसे कि एक स्थान पे खेती किए, वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले जंगल वाला इलाका है, वहाँ पे पेड़ और काटते हैं, वहाँ पे जो मिट्टी है वहाँ पे खेती करेंगे, और फिर उस मिट्टी को छोड़ के जब वहाँ फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है तो फिर उसको छोड़ के दूसरे जगह पे जाके सेम प्रैक्टिस दोहराते हैं, जिससे कि उस जगह पे तो मतलब वेजिटेशन खत्म हो गया, तो वहाँ पे अब जैसे बारिश होगा तो वहाँ से सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि वहाँ प्लांट्स नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो वहाँ से सॉइल इरोजन होगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से भी सॉइल का इरोजन होता है। और दूसरा है कि डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, दिन पे दिन अपने यहाँ जंगल काटे जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटा जा रहा है, अपने यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं भी जहाँ भी जंगल काटा जा रहा है वहाँ पे सॉइल इरोजन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। अब इट इज हार्मफुल एंड रेट ऑफ इरोजन इज मोर देन सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। अब ये इतना ज़्यादा है, हार्मफुल है, और या इसका रेट इतना ज़्यादा है इरोजन का कि सॉइल फार्मिंग प्रोसेस बहुत स्लो है इसके तुलना में। सॉइल फार्मिंग तो होता ही है, सॉइल फार्मिंग अपने एक निश्चित रेट से हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है एसिलरेटेड या नॉर्मल इरोजन में। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीकल्चर से भी और ऐसे भी। फिर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किन फार्म में सॉइल इरोजन होता है, ठीक। तो फार्म ऑफ वाटर इरोजन हम लोग जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा वाटर का इरोजन, जैसे सॉइल का इरोजन वाटर से होता है लगभग 80%, और सभी माध्यमों को मिला के लगभग 20% ही सॉइल इरोजन होता है, जिसमें बारिश है, एयर है, और भी चीज़ें हैं, मतलब इसमें भी बारिश आ जाता है। वाटर का जो वाटर इरोजन से जो सॉइल
इरोजन होता है वो लगभग 80% तक वाटर इरोजन से ही होता है, सॉइल का इरोजन। तो हम इसमें भी अब इसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मतलब जो फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन है उसमें सबसे पहला हम बात करते हैं स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन जिसको बोलते हैं हम। स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन ये मिनिमम इरोजन भी होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम मात्रा में इरोजन होता है। सबसे कम मात्रा में इरोजन होने के कारण इसमें मतलब इस फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन से, इसलिए इसको हम मिनिमम इरोजन भी बोलते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, मतलब कि ये वाटर इरोजन का जो पानी से मृदा का क्षरण हो रहा है उसका ये पहला स्टेज है। इट इज द रिजल्ट फ्रॉम द सॉइल स्प्लैश काज बाय इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप। अभी कैसे होता है, जैसे कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदें जब बड़ी बड़ी होती हैं और वो डायरेक्ट सॉइल के संपर्क में गिरता है, जैसे सॉइल पे गिरता है तो उससे उसके बूंद से जो मिट्टी वहाँ से छटक रही है, मतलब जो बूंद गिर रहा है सॉइल का वाटर का, जिससे कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वहाँ से छिटक के दूसरे जगह जा रहे हैं, तो ये इरोजन जो कहलाता है वो स्प्लैश इरोजन या रेन ड्रॉप इरोजन इसे कहते हैं हम। फिर अगला बात करते हैं हम सीट इरोजन। ठीक, सीट इरोजन जिसमें कि अगर इसको हम बात करते हैं हिंदी में तो इसको बोलते हैं परत क्षरण। मतलब कि क्या है कि ये अब देखिए इसमें आगे एक पॉइंट है कि हार्मफुल ऑफ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सीट इरोजन, क्योंकि इसमें जो सॉइल का परत है सबसे ऊपरा परत जो कि सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी भी फर्टाइल भी होता है जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो उससे मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान सीट इरोजन से ही है उसको। तो अब इसमें हम समझते हैं क्या क्या है। जैसे यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल लेयर्स फ्रॉम द स्लोपिंग लैंड्स, जैसे कि जहाँ भी थोड़ा सा स्लोपी लैंड्स हैं, ठीक, जैसे जो समतल इलाका उस पर तो कम होता है, जहाँ पे थोड़ा स्लोप वाला एरिया है वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस जगहों पे एक तरह से एकदम समान रूप से पूरा जो लेयर होता है सॉइल का लेयर होता है, ऊपरी लेयर ना, पानी के बहाव से ऊपर का लेयर बह जाता है, मतलब सॉइल इरोजन हो जाता है। द टॉप फर्टाइल सॉइल लेयर इज वॉश अवे फ्रॉम द एरेबल लैंड्स। दिस सॉइल इरोजन मोस्टली गोज अननोटिस बाय फार्मर्स। अब जैसे क्या होता है सॉरी, जो सॉइल का सबसे ऊपरी परत है और ऑलरेडी वो सबसे फर्टाइल सॉइल है, इसका क्या होता है वॉश वे हो जाता है, मतलब कि ये बह जाता है, ठीक, पानी के साथ, ठीक। और ये ऐसा इरोजन है ना जो कि फार्मर द्वारा नोटिस भी नहीं किया जा पाता है, मतलब कि फार्मर नोटिस भी नहीं कर पाता है कि ऊपरी परत जो है धीरे धीरे इरोजन होता जा रहा है, इसका क्षरण होता जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि देखिए इसमें बता रहा है कि एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो फिर हम कोई भी क्रॉप उगाएंगे तो अच्छे से क्रॉप ग्रोथ नहीं होगा और अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके कारण हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ठीक। फिर हम आगे इसके बाद जानते हैं अगला टाइप जो अगला फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन है जिसको बोलते हैं रील इरोजन। रील इरोजन, अब देखिए जब हम बात करते हैं अभी तक हम बात किए स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन, फिर बात किए शीत इरोजन का, अब बात करते हैं रील इरोजन का। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन है ना, वो जो वाटर से होता है वो रील इरोजन ही है, ठीक। जैसे कि हम बात करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होता है, ठीक, तो बारिश का पानी रन ऑफ करता है, मतलब वो बहेगा, ठीक, वो बहता है, किधर बहेगा, क्योंकि वो देखिए वो जिधर जिधर से बहेगा जो ऊंचाई की तरफ है उससे, जो अपलेन एरिया है उससे लो लेन की तरफ वाटर का मतलब बहाव होगा, रन ऑफ होगा, जिससे कि वो नाली के रूप में आकार ले लेता है। जैसे कि अगर कहीं ऊंचाई है उधर से नीचे की तरफ पानी बहता है तो धीरे धीरे वो नाली के रूप ले लेता है, मतलब कि चैनल बना देता है, एक तरह से स्मॉल चैनल, ठीक, छोटे छोटे चैनल्स बना देते हैं जिसको रील्स कहा जाता है। जो चैनल्स बना देते हैं और धीरे धीरे मिट्टी और पानी के साथ बहते जाते हैं और वो रील्स धीरे धीरे बड़ी होने लगते हैं। इस तरह से जो सॉइल इरोजन होता है, आप
नदियों किनारे देखे होंगे इस तरह का, क्योंकि जो नदियाँ क्योंकि नदियाँ थोड़े गहराई में होती है और उसके जस्ट बगल में ही ऊंचाई पे जो सॉइल्स होते हैं, जहाँ पे ऊंचाई पे अपलैंड इलाका होता है, जहाँ पे खेती होती है, वहां से जब पानी बह के जाती है तो एक छोटा छोटा चैनल बना लेता है और वही चैनल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो इसी को हम रील्स बोलते हैं। इस तरह का सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा मानसून के समय में होता है, बारिश होता है तो। और क्योंकि किनारों पे या बोलते हैं जो अपलैंड से एरिया से लो लैंड की तरफ बहाव होता है, तो जो वेजिटेशन पैच भी होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब वहाँ पे वेजिटेशन होगा तो उसको छोड़ छोड़ के बगल से बह जाएगा, मतलब बगल से नाला जैसे बढ़ता जाएगा और वो धीरे धीरे सॉइल इरोजन होने लगेगा। और ये थोड़ा सा शीत इरोजन से ज़्यादा नोटिसबल है, मतलब ये दिख जाता है कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। मतलब ये नालियाँ बनेंगी तो दिख जाएंगी कि ये इस तरह का इरोजन हो रहा है। फिर हम बात करेंगे अगला गली इरोजन। इसके बाद हम बात करते हैं गली इरोजन के, कि गली इरोजन क्या होता है, इसमें किस तरह से सॉइल का नुकसान होता है, अब समझेंगे। गली इरोजन की जब हम बात करते हैं तो इट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ रील इरोजन। जो रील्स के द्वारा या चैनल के द्वारा इरोजन हो रहा था रील इरोजन में, उसी का ये एडवांस स्टेज है। कि मतलब कि जो रील्स छोटी छोटी बनती है ना, तो ये बड़े बड़े नदियों किनारे देखोगे बहुत ज़्यादा गहरे रूप से चैनल बन गया, मतलब जिसकी लंबाई गहराई जिसको 3 से 9 मीटर तक हो जाती है, इसकी गहराई हो जाती है 3 से 6 मीटर तक, चौड़ाई हो जाती है, विड्थ मतलब मीटर तक विड्थ हो जाता है, इसका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक, डेप्थ भी हो जाता है। तो मतलब गहराई और चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है, ये काफ़ी बड़े तक हो जाती है, मतलब एक 3 मीटर से कम से लेके और 9 मीटर तक की डेप्थ में हो जाती है। तो बहुत बड़े तरह से दिखता है, बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है। और ये जो चैनल बनता है या नाली जो बनती है बहुत ही ज़्यादा दिख जाता है। और जैसे कि हम रील इरोजन की बात कर रहे हैं या शीत इरोजन की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर रिकवरी करना, हमको उसका रिकवरी करना है तो हम उसको टीलेज ऑपरेशन से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जो गली इरोजन होता है इसको हम टीलेज ऑपरेशन से रिकवर भी नहीं कर सकते या सही भी नहीं कर सकते, ठीक। और ये सबसे ज़्यादा नोटिसबल है, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है और काफ़ी लंबाई गहराई और चौड़ाई में भी होता है। तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल भी है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल भी है, सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाला भी है, मतलब दिख जाएगा आसानी से आपको। और ये नदियों के किनारे का जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा ये गली इरोजन ही पाया जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे गली इरोजन ही दिखेगा। और ये जो रील्स का एडवांस फॉर्म है उसी को हम गली बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि अभी जब इसका ही एडवांस और गली में ही जब इसका भी बड़ा बड़ा एडवांस होता है, इससे भी बड़े फॉर्म में, तो जैसे कि आप हम लोग देख सकते हैं जो पहाड़ी इलाका है उसमें जो नदियाँ बहती है, जो नदियाँ बह रही है 2 पहाड़ों के बीच से नदियाँ बह गई है, तो एक तरह से वो गली इरोजन का ही टाइप्स है। जो वहाँ पे सॉइल मतलब वो पहाड़ों को तोड़ते हुए नदियाँ बही, फिर उसके बाद वो गली इतना बड़ा हो गया कि वो बेली जैसा दिखता है आज के समय में। तो गली इरोजन का ही वो भी एक टाइप्स है। फिर हम बात करेंगे स्टीम बैंक इरोजन की, ठीक। 5वां जो इरोजन है फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन है वो स्ट्रीम बैंक इरोजन जिसका नाम है, क्या उसको स्ट्रीम बैंक इरोजन बोलते हैं। अभी कैसे होता है, अब स्ट्रीम के बैंक इरोजन समझ सकते हैं कि ये किनारे का हो रहा है, नदी नाला या जो भी या समुद्री जो इलाका है या जो नदी के बड़े बड़े इलाके हैं, उसका सबसे किनारे वाला जो समुद्र के किनारे वाला इलाका है वहाँ का किस तरह से इरोजन होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये बोल रहा है कि फास्ट मूविंग वाटर विथ हायर काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई भी नदी जब पहाड़ी से आ रही है और वो जाके समुद्र में मिलती है, कहीं ना कहीं वो जाके लो लैंड की तरफ ही मिलती है, या किसी नदी मिल रही या जाके समुद्र मिलेगी, ठीक। तो उसके साथ क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई पर से आ रही है, बहुत फास्ट मूव कर रही है, तो वो क्या करेगी कि अपने साथ मतलब मिट्टी काटते हुए जाती है, मतलब सॉइल का इरोजन करते हुए जाती है, ठीक। और वो मतलब गहरा करते जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कट करेगी और वो जाके किनारे पे
किनारे पे भी कट करती है और किनारे का मिट्टी ले जाके वो या तो नदी में किसी मिल रही है तो उसमें मिला देगी, या वो समुद्र में मिल रही है तो उसमें मिला देगी। ठीक, क्योंकि ये इसका ये क्या स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या है ना कि वहाँ पे पानी का फ्लो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो वहाँ पे ये कंसिस्टेंस रूप से मतलब स्ट्रीम बैंक इरोजन होता रहता है। इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कई जगहों पे डैम वैम बना के किया जाता है, लेकिन इसको जल्दी हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब थे फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन जो कि वाटर से हो रहा था, मतलब फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन ये पांचों थे हम पढ़े, जिसमें कि स्प्लैश पहला था, दूसरा सीट था, तीसरा रील था और चौथा गली था और पांचवा स्ट्रीम बैंक इरोजन था। फिर हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं, अगले क्लास में हम ये जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि विंड इरोजन क्या होता है, विंड से किस तरह से इरोजन होता है। ठीक, तो फिलहाल के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो इसका पार्ट 2 होगा सॉइल इरोजन का। ठीक, थैंक यू सो मच।